क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि आरबीआई क्यों नहीं अधिक से अधिक नोट छापकर देश के सभी गरीबों में बांट दे ताकि देश से गरीबी को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। दोस्तों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा जरूरी है पर। दोस्तों, इसमें हम आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसके क्या फंक्शंस हैं तथा यह किस प्रकार हमारे देश की इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए एक अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के द्वारा आरबीआई को नोट्स छापने के अधिकार मिले हुए हैं, परंतु आरबीआई एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही नोट्स छाप सकती है, क्योंकि जब कोई देश अधिक से अधिक नोट छापना शुरू कर देता है तब उसके देश की इकोनॉमी में एक खास समस्या उत्पन्न होती है जिसका नाम है हाइपर इन्फ्लेशन। दोस्तों, इस सिचुएशन में जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बढ़ाती है तो मार्केट में अधिक से अधिक पैसा आ जाता है, और जब सभी के पास बहुत पैसे हो लेकिन बाज़ार में वस्तुओं की सप्लाई स्थिर ही रहे तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की सिचुएशन उत्पन्न होती है। और अगर इसी महंगाई को कम करने के लिए और अधिक मात्रा में नोट्स छाप दिए जाए तो वस्तुओं के लिए मारामारी उत्पन्न हो जाती है। वस्तुओं के दाम कई गुने तक बढ़ जाते हैं और इसी स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आरबीआई अधिक से अधिक मात्रा में नोट छाप दे तो इससे हमारे देश की करेंसी यानी इंडियन रुपी की वैल्यू दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी कम हो जाएगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आरबीआई उतने ही नोट की वैल्यू क्रिएट कर सकती है जितने की उसके पास एसेट्स हैं। भारत में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग एमआरएस यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर की जाती है। इस सिस्टम के तहत आरबीआई को हर समय 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ सोने के रूप में और बाकी 85 करोड़ फॉरेन करेंसी के रूप में रखना होता है। इतने संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट्स प्रिंट करती है। दोस्तों, अपने एसेट से ज़्यादा करेंसी छापकर कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, जिसमें जिम्बाब्वे की स्टोरी तो अचंभित कर देने वाली है। जिम्बाब्वे में 2008-9 में अधिक नोटों की प्रिंटिंग की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन से इकोनॉमी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि देश ने इन्फ्लेशन रेट की गणना करना भी बंद कर दिया था। एक आंकड़े के मुताबिक यह लगभग 80 अरब % तक बढ़ गई थी, जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। देश में $100 बिलियन तक के डिनोमिनेशन वाले नोट्स छाप दिए गए थे। महंगाई का अंदाज़ा इस प्रकार लगाया जा सकता है कि देश के लोगों को एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए थैलों में भरकर पैसे ले जाना पड़ता था। जुलाई 2020 के आंकड़े के मुताबिक जिम्बाब्वे की इन्फ्लेशन रेट लगभग 737% तक बताई जाती है, जो कि फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। उसी प्रकार वेनेजुएला, जो कि साउथ अमेरिका में एक देश है, वहाँ भी करेंसी की बेलगाम प्रिंटिंग की वजह से 2018 में इन्फ्लेशन लगभग 10 लाख % तक जा चुका था। इसी प्रकार कई और देश जैसे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू इत्यादि देशों में करेंसी की अधिक मात्रा में प्रिंटिंग के वजह से इकोनॉमी हाइपर इन्फ्लेशन मोड में जा चुकी है। तो आइए आगे बढ़ते और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आरबीआई भारतीय सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के लोगो में भारत का राष्ट्रीय पशु यानी रॉयल बंगाल टाइगर और एक पाम ट्री होता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा की गई। इसका सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था, लेकिन बाद में 1937 में इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, के रिकमेंडेशन पे किया गया था। शुरुआत में प्राइवेट बैंक के रूप में काम करने वाला आरबीआई 1949 में नेशनलाइज्ड हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरबीआई 1947 तक बर्मा यानी आज के म्यांमार का सेंट्रल बैंक हुआ करती थी और जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम कर चुकी है। आरबीआई के 4 रीजनल रिप्रेजेंटेशन हैं। नॉर्थ रीजन
न्यू दिल्ली, साउथ रीजन चेन्नई, ईस्ट रीजन कोलकाता और वेस्ट रीजन मुंबई में स्थित है। इसके भारत में 31 ब्रांच हैं जो कि मोस्टली कैपिटल सिटीज़ में ही हैं। इसका एक्सेप्शन नागपुर ब्रांच है जो कि महाराष्ट्र के सेकंड कैपिटल के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, इसके 2 ट्रेनिंग कॉलेजेस भी हैं इसके ऑफिसर्स के लिए, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग पुणे में। दोस्तों, आरबीआई में डिसीजंस लेने के लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उस डायरेक्टर बोर्ड में 5 ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं और 14 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जिसे गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ऑफिशियल मेंबर्स में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। इसके अलावा 2 फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। दोस्तों, आगे हम आरबीआई के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। आरबीआई का पहला फंक्शन है फाइनेंशियल सुपरविजन। आरबीआई फाइनेंशियल सेक्टर के सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। वह कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी का सुपरविजन करता है। आरबीआई सरकार के बैंकर या डेट मैनेजर के रूप में भी काम करता है। जिस प्रकार किसी इंडिविजुअल को एक बैंक की आवश्यकता होती है उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, उसी प्रकार गवर्नमेंट को भी एक बैंक की आवश्यकता होती है उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, और आरबीआई उसी बैंक की भूमिका निभाता है। आरबीआई का तीसरा फंक्शन है करेंसी इशू करना। दोस्तों, 1 रुपये के करेंसी नोट्स और 1 रुपये के सिक्के के अलावा जितने भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स होते हैं वो सारे आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। और 1 रुपये के करेंसी नोट्स और सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद इशू करती है, जिस पर फाइनेंशियल सेक्रेटरी का साइन होता है, जबकि अन्य करेंसी पे के गवर्नर का साइन होता है। आरबीआई को बैंकर ऑफ द बैंक्स भी कहा जाता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है, उसी प्रकार आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को भी क्रेडिट देता है। इसके अलावा आरबीआई का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। आरबीआई इस पॉलिसी के द्वारा कई टूल्स जैसे सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ रेट यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ओएमओज यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन सभी टूल्स का यूज कर इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। दोस्तों, आरबीआई का एक और फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना। भारत को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है और इस विदेशी मुद्रा का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व और गोल्ड रिजर्व का रेगुलेशन करती है। आरबीआई नकली करेंसी को डिटेक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। वह समय समय पर नोटों में कई सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करती है तथा पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी करती है। इसी अवेयरनेस के लिए www.paisaboltahai.rbi.org.in के नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, जिस पर हम फेक करेंसी के बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरबीआई को अधिकतम 10,000 रुपये के डेनोमिनेशन वाले नोट्स इशू करने का राइट है। 10,000 से ज़्यादा डेनोमिनेशन वाले नोट को इशू करने की शक्ति आरबीआई के पास नहीं है। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन की आवश्यकता होगी। उसमें संशोधन के बाद ही आरबीआई 10,000 से ज़्यादा डेनोमिनेशन वाले नोट इशू कर सकती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी से भरी और वीडियोज़ मैं आप तक लाता रहूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और अहम जानकारी के साथ। धन्यवाद।